हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो क्रिमिनल केस के जो एविडेंस होते हैं या गवाही होते हैं वो हम सिविल केस पे नहीं यूज कर सकते हैं। तो उसी के तर्ज पर एक जजमेंट, बहुत ही रीसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, लेकिन ये एविडेंस को लेकर नहीं आया है। इसमें ये कहा गया है कि जो सिविल केसेस हैं और उसके जो ऑर्डर्स होते हैं या डिक्री जो होती है, जजमेंट जो होती है, वो क्रिमिनल केसेस पर बाध्य होंगी, मतलब क्रिमिनल केसेस में उसको मानना होगा। तो थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जजमेंट है। तो आज हम इसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या है, किस स्थिति में ये बोला गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो केस से ये आया है, ये केस का नाम है प्रेमराज वर्सेस पुन्नम्मा मेनन एंड अदर्स। ये आप इसका केस नंबर है, स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल नंबर है 9778 ऑफ 2018। फैक्ट्स ऑफ द केस हम समझ लेते हैं। देखिए, फैक्ट्स ऑफ द केस से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब भी सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट आते हैं, ये बहुत सारे सिचुएशन पे डिपेंड होकर ही उनका जजमेंट होता है। तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है कि जब भी हम ये जजमेंट्स को अपने केसेस में साइट करते हैं, चाहे वो सिविल केस पे हम साइट करें या क्रिमिनल केसेस में हम दिखाएँ, हमें जजमेंट्स को हमेशा पूरा पढ़ना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ में किस सिचुएशन पे उन्होंने वो जजमेंट दिया है और क्या वो सिचुएशन आपके सिचुएशन से मैच करता है या नहीं करता है, ये 2 बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है? तो चलिए हम आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस पे। फैक्ट्स ऑफ द केस मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि यहीं पे आपका सिचुएशन आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो केस है, ये बेसिकली मनी सूट का केस था। चेक बाउंसिंग का ये केस था, ठीक है? और ऐसे ही केसेस में दोनों जगह पे केस हो जाते हैं, सिविल का भी हो जाता है और क्रिमिनल का भी हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात हुई थी, मिस्टर एक्स गिव अ चेक अमाउंटिंग ऑफ रुपीज 2 lakhs टू मिस्टर वाई इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग डेब्ट। उन्होंने एक चेक दिया था, एक्स ने वाई को एक चेक दिया था 2 लाख का, एज ए सिक्योरिटी दिया था, ठीक है? ब्लैंक चेक। हाउएवर द चेक वाज डिसऑनर्ड विद फंड्स इनसफिशिएंट व्हेन इन कैश। पर जब उन्होंने बैंक पर दिया तो वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बाउंस हो गया। On the other hand, Mr. X initiated a civil proceeding restraining Mr. Y from encashing the check, citing that the check was given to Mr. Y for security purposes and not for encashment. इतने में जो मिस्टर एक्स होता है जिसने चेक दिया था, वो सिविल कोर्ट में जाता है और ये बोलते हुए जाता है कि ये जो चेक मैंने इनको दिया था, इस पे इंजंक्शन लगाइए, इस पे स्टे लगाइए कि वाई जो है इसको इनकैश ना कर सके इस चेक को, क्योंकि मैंने ये चेक उनको जो दिया था सिर्फ सिक्योरिटी के पर्पज से दिया था, इनकैशमेंट कराने के पर्पज से नहीं दिया था, ठीक है? The trial court decreed of the suit in favor of Mr. X, restraining Mr. Y from encashing the check, holding that it was given only for security purpose. यहाँ पे जो मिस्टर एक्स होता है जिसने केस फाइल किया था उस चेक के ऊपर स्टे लेने के लिए, वो केस जीत जाता है, डिग्री उसके फेवर में हो जाती है, और जो वाई होता है उसको बोला जाता है कि नहीं, आप इस चेक को इन कैश नहीं कर सकते हो क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया था। ये तो रही आपकी सिविल केस की बात। अब यहाँ पे जो वाई जो होता है वो मिस्टर एक्स के ऊपर में 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस भी डाल देता है, जो चेक बाउंसिंग का जो केस होता है। अब वो जो केस होता है, जो क्रिमिनल केस जो चल रहा होता है, वो पेंडिंग ही रहता है। उसी के बीच में ये सिविल कोर्ट का डिग्री आ जाता है। तब यहाँ पे ये सवाल निकल कर आता है कि जो सिविल कोर्ट ने तो बोल दिया कि आप इस चेक को इनकैश नहीं कर सकते हो। तो क्या 138 केस जो डाला है इसने, वो तो बेसिकली इनकैशमेंट ऑफ चेक का ही होता है। तो वो उसको सिविल कोर्ट का जजमेंट को मानना पड़ेगा या वो अपना जो अपना प्रोसीडिंग है वो उसको चलाएगा। इसी यही क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ये मैटर चला, हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट पे आया। तो देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में भी कोई मैटर आता है, सुप्रीम कोर्ट भी अपना कोई जजमेंट जब देता है, तो वो पुराने अपने बहुत सारे जजमेंट्स पे ऑब्जर्वेशन देते हैं, है ना? क्योंकि कभी-कभी जैसे ये क्वेश्चन ऑफ लॉ जो यहाँ पर जो आया है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है। मतलब ठीक है, कोई वर्ड का आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो या कोई लॉ को आप इंटरप्रिटेट करो, वो भी अपने आप में सिंपल नहीं होते हैं। लेकिन फिर आपको एक आइडिया लेना पड़ता है कि कहाँ से हम इसका डेफिनेशन लें, या फिर पुराने जजमेंट्स में इस चीज़ को लेकर क्या कहा गया है। तो जो पुराने जजमेंट्स को लेके कहते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे जजमेंट होते हैं जो जिनको सिचुएशन को लेकर कोर्ट एक अपना एक फाइनल जजमेंट पे आता है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत पुराने जजमेंट को लिया था जिसे बोला गया है, ये जो ऑर्डर है उसका कॉपी पेस्ट किया गया है यहाँ पे। इनडोजिंग द व्यू टेकन इन केजी प्रेम शंकर, ये केजी प्रेम शंकर एक पुराना कोई केस लॉ है।
ये 5 जजेस बेंच का है। द 5 जजेस बेंच एंड इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा। केजी प्रेम शंकर, सॉरी वो जज का नाम था। जो केस है, जो 5 जजेस बेंच का जो केस है वो है इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा। Observe that the finding recorded in one proceeding may be treated as final or binding in other, as both cases have to be decided based on the evidence adduced therein. यहाँ पे जो इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा का जो केस है, यहाँ पे बोला गया था कि अगर कोई एक फाइंडिंग किसी एक केस में आई है, यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल केस नहीं बोला गया, यहाँ पे ये बोला कि फाइंडिंग अगर कोई एक केस में आई है और 2 मैटर चल रहा है उसी मैटर को लेकर, उसी इशू पे लेकर, तब वो बाइंडिंग होती है, फाइनल होती है। ये एक कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था और ये एक 5 जजेस बेंच का था। पर इसी में साथ में ये भी लिखा गया था कि नो हार्ड एंड फास्ट रूल कैन बी लेड डाउन, बट वी डू नॉट कंसिडर दैट द पॉसिबिलिटी और कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन इन द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट इज ए रेलिवेंट कंसिडरेशन। द लॉ investigates such an eventuality when it expressly refrain from making the decision of one court binding on the other or even relevant except for certain limited purpose such as sentence or damages। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन हमारा जो कानून है, जो मैंने अपने वो पुराने वाले जजमेंट वीडियो पे बनाया था, जिसपे ये बोला गया था कि आप जो सिविल कोर्ट का जो भी ऑर्डर्स होता है वो क्रिमिनल केस में तभी उसका यूज किया जा सकता है जहाँ पे सॉरी, जो क्रिमिनल केस का जो ऑर्डर होता है वो सिविल केस में तभी यूज किया जा सकता है जहाँ पर कोई सेंटेंस हो गया या डैमेजेस, सेंटेंस और डैमेजेस को लेकर ही बात कही गई है। उसके अलावा ये बहुत क्लियरली बोला जाता है कि नहीं, आप एक दूसरे के ऊपर वो बाध्य नहीं होगा। ये बात कहाँ पर कही गई थी? ये 5 जजेस बेंच के इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा में कही गई है। लेकिन साथ में इसमें एक चीज़ और भी कही गई है कि ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये चीज़ों पे डिपेंड होता है। तो मैंने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपना कोई भी डिसीजन आने से पहले 2-3 जजमेंट को पढ़ने के बाद में ही वो एक डिसीजन पे आते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ दैट जजमेंट। ये फाइनल नहीं है, वन ऑफ द जजमेंट है। So, based on the observation passed in KG Prem Sankar and Iqbal Singh Marwa, it can be ascertained that the sentence and damages awarded in a criminal proceeding would be excluded from the conflict of decision in civil and criminal jurisdiction of the court. तो यहाँ पे वही बात रिपीट हुई गई है कि जो सेंटेंस और डैमेजेस की जो बात आ जाती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, वही चीज़ सिविल केसेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों एक दूसरे के ऊपर में कभी भी बाइंडिंग नहीं होते हैं, मतलब दोनों का ऑर्डर, क्रिमिनल कोर्ट का ऑर्डर सिविल कोर्ट के ऊपर में ऑर्डर नहीं होता। ऐसा ऑब्जर्वेशन केजी प्रेमशंकर इकबाल सिंह मारवा पे लिया गया है। इन चीजों को लेते हुए अब कोर्ट अपना एक डिसीजन पे आता है। As regard the facts of the case at hand, the court observed the position as per KG Premshankar versus Inspector of Police and others is that the sentence and damages would be excluded from the conflict of decision in civil and criminal jurisdiction of the court. Therefore, in the present case, considering that the court in criminal jurisdiction has imposed both sentence and damages, the ratio of the above referred decision dictates that the court in criminal jurisdiction would be bound by the civil court, having declared the check the subject matter of the dispute to be only for the purpose of security। तो देखिए, इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट किसी भी जजमेंट का जो करते हैं वो अपने आप में ही मुझे लगता है एक बहुत ही आर्ट होता है। हम जब जजमेंट को पढ़ के आते हैं तो हमें लगता है कि ये शायद उल्टा होने वाला है, लेकिन लास्ट में वो पॉजिटिव होके निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि देखिए, जो केजी प्रेम शंकर और इकबाल सिंह मारवा का जो केस है, इस पे यही बोला गया था कि सेंटेंसेस और डैमेजेस, ये जो बात होती है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन। वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो आज आता है वो सिविल केसेस में हम उसको यूज कर सकते हैं, मतलब वो एक्सक्लूडिंग कर सकते हैं। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन में सिविल केस में आपका सेंटेंस एंड डैमेजेस को छोड़कर बाकी जो चीजें हैं वो ले सकते हैं, लेकिन इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। अब ये जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार इसका मतलब ये होता है कि हम इसको नहीं ले सकेंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उस चीज को ठीक अ, उल्टा कर दिया और बोला है कि क्योंकि यहाँ पे सेंटेंसेस एंड डैमेजेस की बात कही है और उसको एक्सक्लूड करने की बात कही है, तो जो सिविल सूट जो का ऑर्डर हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि ये जो चेक है इसको इन कैश कराने के पर्पज से नहीं था और ये सिर्फ सिक्योरिटी के पर्पज से था। तो ना ही ये कोई सेंटेंस है ना, और ना ही ये कोई डैमेजेस, क्योंकि सेंटेंस और डैमेजेस को एक्सक्लूड करने की बात कही गई थी। तो ना ही ये कोई सेंटेंस है और ना ही ये कोई डैमेजेस है। इसका मतलब ये होता है कि इस जो डिक्री हुआ है वो क्रिमिनल केस में बाध्य
होगा। मुझे ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी एक्चुअली, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन अपने को भी क्रिएट हो जाता है कि बोला क्या गया है और एक्चुअली निकल के क्या आया। तो यहाँ पे यही बात बोली गई कि अगर सेंटेंस और डैमेजेस को एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि वो बाध्य नहीं होगा आपके सिविल या क्रिमिनल केसेस दोनों में ही। लेकिन अगर ये 2 बातें नहीं आती है तो सिविल अगर दोनों मैटर सेम है, सिमिलर है, इश्यूज़ भी सेम है, तो सिविल कोर्ट की जो डिग्री होगी वो मैटर टू मैटर मतलब केस टू केस पे डिपेंड करता है। और इस केस में जो सिविल कोर्ट की जो डिग्री हुई है वो क्रिमिनल केस को मानना पड़ेगा। दैट मीन जो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो ऑर्डर हुआ है, मतलब जो केस जो चल रहा है वो खारिज हो जाता है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरे वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया होगा। थोड़ा सा मुझे भी लगा कहीं कहीं भी इसमें भी डिफिकल्टीज हुआ है, मतलब समझने में हेर फेर की बात आ ही जाती है, लेकिन फिर भी मैंने अपने तरफ से समझाने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।